हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंक्रीट टेस्टिंग के बारे में। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज कई तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क में करा जाता है। इसलिए जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कंक्रीट के द्वारा करा जाता है तो कंक्रीट पर कई सारे टेस्ट करे जाते हैं ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी अच्छी रहे और उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहे। इन्हीं टेस्टों में से एक टेस्ट है कंक्रीट स्लम्प टेस्ट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंक्रीट स्लम्प टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंक्रीट स्लम्प टेस्ट करते क्यों हैं। कंक्रीट स्लम्प टेस्ट से हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी का मेज़रमेंट करते हैं, साथ ही कंक्रीट की कंसिस्टेंसी या स्टिफनेस का भी पता हम इस स्लम्प टेस्ट से पता कर सकते हैं। कंक्रीट की स्टिफनेस से ये पता चलता है कि कंक्रीट के अंदर कितना पानी मिक्स करा जाना है। साथ ही में हमारी स्टिफनेस ये डिसाइड करती है कि जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन वर्क हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और जैसी हमको क्वालिटी चाहिए या जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कंक्रीट की स्टिफनेस या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है हमारी क्वालिटी से। इसके बाद हम जानेंगे कि कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट पर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला आता हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे मटेरियल की केमिस्ट्री कैसी है, उसकी फाइनेस कैसी है, उसका पार्टिकल साइज़ कैसा है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। ये सारे चीज़ें मिलकर इफ़ेक्ट डालती हैं कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट पर। सेकंड हमारा, अगर कंक्रीट के अंदर कोई केमिकल मिक्सचर ऐड करा गया है स्पेशल क्वालिटी के लिए तो उसका भी इफ़ेक्ट हमारे कंक्रीट स्लम्प टेस्ट पर पड़ेगा। इसके अलावा एयर कंटेंट, कंक्रीट बेचिंग, कंक्रीट मिक्सिंग एंड कंक्रीट को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, ये सब मिलकर भी कंक्रीट स्लम्प टेस्ट पर अपना इफ़ेक्ट डालेंगे। कंक्रीट का टेम्परेचर कितना है, इसका इफ़ेक्ट भी कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट पर पड़ेगा। कंक्रीट की सैम्पलिंग कैसे ली गई है, स्लम्प टेस्टिंग की टेक्निक क्या है, और जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कंडीशंस कैसी है, इन सब का भी स्लम्प टेस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कंक्रीट के अंदर कितना पानी मिक्स करा गया है ये भी स्लम्प टेस्ट पर अपना इफ़ेक्ट डालेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कंक्रीट जब मिक्स करी गई और कंक्रीट जिस समय पर टेस्ट करी गई, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस भी कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट पर अपना इफ़ेक्ट डालेगा। तो इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमको स्लम्प टेस्ट कंडक्ट करना है। इसके बाद हम जानेंगे कि स्लम्प टेस्ट के लिए कौन कौन से एपरेटस चाहिए। तो यहाँ पर स्लम्प टेस्ट एपरेटस का पिक्चर दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, जिनमें स्लम्प कोन, टैंपिंग रोड, स्लम्प टेस्ट बेस, स्लम्प कोन फिलिंग फनल, स्कूप, ब्रश और मेज़रमेंट आते हैं। ये सारे एपरेटस हमको चाहिए स्लम्प टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा स्कूप काम में आता है कंक्रीट को जब हम इस स्लम्प कोन में भरेंगे उस समय, ताकि जो कंक्रीट है वो इधर उधर ना बिखरे। साथ ही में जो हमारा स्लम्प कोन फिलिंग फनल है ये हम इस कोन के ऊपर भाग में लगाते हैं ताकि जो हमारा कंक्रीट है वो भी इधर उधर ना बिखरे। टैंपिंग रोड का यूज़ हम इस कंक्रीट को इस स्लम्प कोन के अंदर कंपैक्शन करने के लिए करेंगे। ब्रश का यूज अगर थोड़ी बहुत कंक्रीट हमारी बिखर गई है तो उसको साफ़ करने के लिए। मेजरिंग टेप का यूज़ रीडिंग नोट करने के लिए। और स्लम्प टेस्ट बेस का यूज इस कोन को इन कोनों के अंदर फंसाने के लिए, ताकि ये जो हमारा स्लम्प कोन है वो हिले डुले नहीं। यहाँ पर स्लम्प कोन की डायमेंशन दे रखी है, जहाँ पर इसका जो स्मॉल डायमीटर है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर, और जो इसके नीचे का डायमीटर है जो कि इससे बड़ा है वो है 20 सेंटीमीटर।
इसकी जो हाइट है वो आप देख सकते हैं वो है 30 सेंटीमीटर, और जो बाकी डायमेंशन है आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर इसकी स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये 2 हैंडल देख रहे हैं छोटे से, ये इसलिए हैं ताकि अगर हम स्लम टेस्ट बेस के लिए बेस का यूज़ कर रहे हैं जो कि यहाँ पर है, वो हैंडल इसके अंदर फंस जाएंगे ताकि जो हमारा कोन है वो हिलेगा नहीं। अगर हम बेस का यूज़ नहीं कर रहा है तो जो हमारा टेस्ट ऑपरेटर है जो कि इस टेस्ट को करेगा वो इसके ऊपर अपना पैर रखकर इसको दबा लेगा ताकि ये हिले नहीं। यहाँ पर 2 हैंडल दिए गए हैं जिनको पकड़कर इस कोन को ऊपर उठाया जाएगा। यहाँ पर हम जानेंगे कि कंक्रीट का स्लम टेस्ट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कोन है उसको क्लीन करेंगे, जो हमारा बेस है उसको क्लीन करेंगे, और इन दोनों के ऊपर या तो पेट्रोलियम जेली या ऑयल का एक थिन लेयर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इस कोन को बेस पे रखेंगे और पाँव से पकड़ लेंगे ताकि हिले नहीं, या फिर अगर हम इस बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तब यहाँ पर ऐसे इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। इन दोनों में से आप कोई सी भी प्रोसेस एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो हमारी फनल है उसको कोन के ऊपरी सिरे पर, जो कि डायामीटर में छोटा था, जिसका डायामीटर था 10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर इस फिलिंग फनल को रखेंगे और स्कूप की मदद से कंक्रीट को भरेंगे 3 लेयरों में। इसके बाद इसका हम करेंगे कंपैक्शन, और हर लेयर को हम 25 बार कंपैक्ट करेंगे टैंपिंग रॉड की मदद से, और इसको इस तरीके से टैंप करना है कि हमारी ये जो टैंपिंग रॉड है पूरी लेयर के अंदर तक जाए। वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली लेयर हमने यहाँ पर भरी और हमने टैंपिंग रॉड से इसको कंपैक्ट करा, फिर हमने सेकंड लेयर भरी, सेकंड लेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तब हमने इसको इस तरीके से कंपैक्ट करा कि जो हमारी टैंपिंग रॉड है वो पहली लेयर के अंदर तक आए। तो यहाँ पर 25 टाइम कंपैक्ट करना है पहली लेयर को, फिर जब हमने सेकंड लेयर भर दी तो इसको भी 25 टाइम कंपैक्ट करना है, और इसके बाद जब हम थर्ड लेयर भरेंगे यहाँ तक, तब इसको भी हमको इस तरीके से कंपैक्शन करना है कि ये हमारी टैंपिंग रॉड पहली लेयर तक आए, सेकंड लेयर तक आए और थर्ड लेयर, यानी कि ऊपर से पूरा नीचे तक इसको कंपैक्ट करना है, और इसको भी 25 बार कंपैक्ट करना है। तो इस तरीके से हम इस कोन में कंक्रीट की कंपैक्टिंग करेंगे। जब हमारा कोन पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तब हम इस टैंपिंग रोड के रोलिंग एक्शन के द्वारा इस एक्स्ट्रा कंक्रीट को हटा देंगे। तब हमारी ये ऊपर की जो सरफेस है वो बिल्कुल लेवल में आ जाएगी। इसके बाद जो थोड़ी बहुत हमारी कंक्रीट हमारे बेस पर गिर गई है उसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा कंक्रीट का लेवल आ गया है और कोन पूरी तरीके से भर गया है, इसको तुरंत ही हम वर्टिकली लिफ्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसको ऐसे पूरा वर्टिकली लिफ्ट करना है, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना है, और इसकी टाइमिंग होनी चाहिए 5 सेकंड के आसपास। यानी कि जब हमने इसको उठाना स्टार्ट करा तो 5 ± 2 सेकंड के अंदर पूरा कोन बाहर निकाल लेना है। जब आप कोन बाहर निकालेंगे तो आपको कंक्रीट ऐसे दिखेगी और धीरे धीरे ये कंक्रीट बैठेगी, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट का स्लंप होना। इसके बाद जब हमारी कंक्रीट धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो जाएगी और एक लेवल ऐसा आएगा कि वो बैठना बंद कर देगी, तब हम इस डायग्राम में जैसे दे रखा है, ये हमारा स्लंप कोन है, इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर हमारी टैंपिंग रॉड ऐसे रखेंगे, और ये जो हमारी कंक्रीट थी जिसका टेस्ट करा गया है और वो अब स्लंप होके उसका लेवल डाउन हो गया है, क्योंकि जब हमने इस पर कोन रखा था तब ये कंक्रीट का लेवल यहाँ पर था हमारा,
तब ये कंक्रीट का लेवल हमारा यहाँ पर था, लेकिन स्लम्प होने के बाद कंक्रीट का लेवल ये आ चुका है। तो इस लेवल को हम इस मेथड की मदद से नाप लेंगे। तो ये जो डिफरेंस है यही हमारा कंक्रीट का स्लम्प है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से स्लम्प हमको स्लम्प टेस्ट के दौरान देखने को मिलेंगे। जब भी हम स्लम्प टेस्ट करते हैं तो उसकी रीडिंग हम mm में ले सकते हैं या इंच में ले सकते हैं, और हम यहाँ पर वो रीडिंग भर देंगे। तो अब हम जानेंगे कौन कौन से स्लम्प हमको स्लम्प टेस्टिंग के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आता हमारा ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प एक ऐसा स्लम्प है जो एक अच्छी कंक्रीट के लिए माना जाता है और अच्छे टेस्ट के लिए यही स्लम्प आना चाहिए। तो ट्रू स्लम्प में क्या होता है, आप देख रहे होंगे ये जो शेप है ये हमारी वो शेप है जब कोन के अंदर कंक्रीट भरी, और जब कंक्रीट का कोन हमने हटाया तो ये जो लेवल आया कंक्रीट इस पर स्लम्प हो गई। तो ये जो रीडिंग आई हमारी, ये आई हमारी कंक्रीट स्लम्प की रीडिंग। तो इस तरीके का जब हमारा वो बनता है स्लम्प, वो कहलाता है ट्रू स्लम्प। इसके बाद हमारा जीरो स्लम्प। अगर हमने अपना कोन हटाया और कंक्रीट के अंदर बिल्कुल भी स्लम्प नहीं आया, यानी कि जैसा जितनी रीडिंग कोन के साथ थी उतनी कोन हटाने के बाद आई, तो इसका मतलब कोई भी रीडिंग हमको नहीं मिली, तो इसका मतलब हमारा ज़ीरो रीडिंग आई। और इस तरीके के स्लम्प को हम बोलते हैं ज़ीरो स्लम्प। इस तरीके की कंक्रीट जिनके अंदर ज़ीरो स्लम्प होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर लो वाटर सीमेंट रेशियो है, और इस तरीके की जो कंक्रीट है वो ड्राई मिक्स के अंदर आती है, और ऐसी कंक्रीट का यूज़ हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। इसके बाद आता हमारा कोलैप्स स्लम्प। अगर हमने हमारा कोन हटाया और जो हमारी कंक्रीट है वो पूरी तरीके से बिखर गई, यानी कि कोई भी हमको कोन जैसी शेप नहीं मिली, तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो वर्केबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इस तरीके का जो स्लम्प है वो स्लम्प टेस्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद आता हमारा शियर स्लम्प। जब हम हमारे कोन को हटाते हैं और कंक्रीट इस तरीके से टूट के आधा हिस्सा बिखर जाता है कंक्रीट का, तो ऐसा स्लम्प कहलाता है हमारा शियर स्लम्प। और अगर हमको ऐसा स्लम्प मिलता है तब हमको फिर से कंक्रीट की टेस्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें स्लम्प टेस्ट की रीडिंग यहाँ पर mm में और यहाँ पर इंच में दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग कंक्रीट की वर्केबिलिटी कितनी है वो यहाँ पर दे रखी है, और कंक्रीट किस तरीके की है और कहाँ पर यूज़ करी जाती है वो यहाँ पर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं अगर स्लम्प हमारा 0 से 25 mm या 1 इंच है, इसका मतलब उसकी जो वर्केबिलिटी है वो काफ़ी कम है, और इस तरीके की जो कंक्रीट है वो हमारी रोड के अंदर यूज़ करी जाती है, और इसके अंदर हमारा वाइब्रेशन की जो मशीन्स हैं उनका यूज़ करा जाता है। अगर हमारा स्लम्प 25 से 50 mm तक का है तो उसकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी लो कैटेगरी में आती है, और इस तरीके की कंक्रीट का यूज़ हम फाउंडेशंस में करते हैं। अगर हमारा स्लम्प टेस्ट 50 से 100 mm के अंदर है तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी मीडियम कैटेगरी की है, और इस तरीके की कंक्रीट का यूज फ्लैट स्लैब के यूज में करा जाता है। अगर हमारा स्लम्प 100 से 175 mm के बीच है तो इस तरीके की कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई होती है, और इस तरीके के कंक्रीट के अंदर हमको वाइब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इस तरीके की कंक्रीट का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा रेनफोर्समेंट, यानी कि अगर हमारी आरसीसी है और उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो काफ़ी कंजेस्टेड है और उसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन की मशीन नहीं जा सकती, तब हम वहाँ पर हम हाई वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये स्लम्प टेस्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।